हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर पे हम लोग अवकलन के विषय में सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है इस गणित की दुनिया पे, उसका बेसिक क्या है, इस विषय में सीखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने सीखा है कि कंटिन्यूटी कैसे होती है, फंक्शन का कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव के विषय में समझे हैं। अब हम किसी फंक्शन का, किसी फलन का अवकलज कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करते हैं, इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल एजुकेशन में स्वागत है। शुरू करेंगे आज का लेक्चर। उसके पहले आप लोग कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए, पानी की बोतल ले लीजिए, एकांत कमरे में जाइए। पढ़ाई कंसिस्टेंट की होती है, कंसंट्रेशन होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, निरंतरता होनी चाहिए पढ़ाई पे, तभी पॉसिबल है किसी भी चीज को बहुत बेहतर पकड़ पाना। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको ठीक लगी होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अवकलन कैसे करते हैं किसी फलन का, इसका बेसिक सीखेंगे। चलिए लगाइए सब लोग हेडिंग। हेडिंग लिखेंगे बेटा अवकलन की परिभाषा। पहली बात, इसके पहले मैं थोड़ा सा चर और अचर के विषय में समझा देता हूं। ठीक है, छोटी छोटी जानकारियां थोड़ा सा बता देता हूं। चर आबलिक स्वतंत्र चर। ठीक है, चर आबलिक स्वतंत्र चर। ये क्या होता है भैया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चर और स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? भाई, तो अब स्वतंत्र चर है बेटा, तो ये परतंत्र चर होगा। ये परतंत्र चर है, तो ऐसे हेडिंग लगा सकते हैं, परतंत्र चर आबलिक स्वतंत्र चर। ऐसे हेडिंग लगा सकते हैं, परतंत्र चर आबलिक स्वतंत्र चर। अब ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा समझाता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से हटा लेता हूं। चर है, ठीक है, और चर में दो दो हो गए, दो टाइप के चर हो गए, वेरिएबल दो प्रकार के हो गए। अब ध्यान सुनिएगा, एक परतंत्र चर हो गया, एक स्वतंत्र चर हो गया। अब इसमें समझना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 लिखा हुआ है। बहुत क्लियर सुनना है क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ। अब क्लियर समझना, क्या आपको दिख रहा है कि इस समीकरण में जो y का मान है, इस समीकरण में बेटा जो y का मान है वो x पर निर्भर है। इसलिए यहां पे जो x होगा, देखो x और y दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि x का डेटा यदि मैं कुछ डालूंगा तो y का डेटा भी चेंज हो जाएगा, जबकि ये दो फिक्स है, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है, मतलब अचर राशियां हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा, इस समीकरण में y का मान x पर निर्भर है, इसलिए बेटा इसको x को स्वतंत्र चर बोलेंगे। ध्यान रखना, x स्वतंत्र चर हो गया और y बेटा क्या है, परतंत्र चर है। ये परतंत्र चर है। इसका मतलब मीनिंग क्या है सर, हमें थोड़ा समझाइए बेटा। मीनिंग ये है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, मीनिंग ये है, मीनिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि y का मान x पर निर्भर है, इसलिए बेटा x स्वतंत्र चर है बेटा और y परतंत्र चर है। मतलब है क्या सर, हमें थोड़ा सा और समझाइए। ठीक है बेटा, मैं समझा रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसा दे देता हूं, x बराबर y² प्लस का 5 लिखा हुआ है।
अब ये समझने की कोशिश करिएगा। अब इस समीकरण में x y पर निर्भर है, x y पर निर्भर है भैया, तो यहां पे बेटा ये y होगा वो स्वतंत्र चर होगा, ये स्वतंत्र चर होगा, और जो बेटा x है वो परतंत्र चर है, ये परतंत्र चर है। कोई पूछे बेटा 5 क्या है, तो 5 आप बताएंगे कि अचर है। 5 क्या है बेटा, अचर है। समझ में आ गया। यहां पे बेटा कोई पूछे 2 3 क्या है, तो ये बताएंगे अचर है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया, कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब छोटी सी बात और सीख लीजिए सब लोग। अचर और स्वेच्छाचर क्या होते हैं? अचर आबलिक स्वेच्छ अचर, इनमें भी बारीक अंतर है थोड़ा सा, ये भी समझ लीजिए। देखो, कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। एक्चुअल में फीलिंग क्या है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना, वो दुनिया के अंदर एक ऐसे नंबर होते हैं जो चर की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे मैं एक्चुअल पे ये लिख दूं, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c, तो क्या आप देख रहे हैं बी बी ए बी सी, जो ए बी सी है बेटा वो कांस्टेंट के साथ साथ, ये बेटा कौन से कांस्टेंट है, ये स्वेच्छाचर, स्वेच्छाचर। अरे सर ये कहां से आ गया, स्वेच्छ वाला शब्द कहां से आ गया? भैया मेरा स्वेच्छ वाला शब्द इसलिए आ गया क्योंकि ये इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग का मतलब ये इच्छा के अनुसार अपने डेटा चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं कहूं इसको y बराबर 3x² प्लस का 2x + 5 कहूं, तो a की तो वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। देखिए बेटा ए बी सी का डेटा चेंज हो गया है, 2 3 5 आ गया। अभी इक्वेशन यदि मैं चेंज कर दूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सुनना, यदि मैं इक्वेशन थोड़ी देर के लिए चेंज कर लूं, ये ऐसे इक्वेशन लिख लूं 5x² प्लस का 3x प्लस 10 लिख दूं, तो क्या आपको बेटा पता है a बराबर 5 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर 10 हो गया। तो डेटा चेंज हो रहा है। मुझे पता है कि इस इक्वेशन में अब 3 3 रहेगा, 2 2 रहेगा, 5 5 रहेगा। अब ये नहीं बदलेंगे, लेकिन जब तक एबीसी के पदों में डेटा बड़ा है तब ये बदल सकते हैं मेरा भैया। और जब बदलेंगे तो मुझे तो पता है कि एबीसी की जगह कोई फिक्स नंबर होगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा ये जब तक क्लियर ना रहे तब तक आप समझ जाएं कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मैं आगे की क्लास में आपको समझाता हूं, ज्यादा उलझिए नहीं। आप छोटी सी बात, एक चीज ध्यान रखिए। अभी बहरहाल आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल देता हूं, मैं छोटी सी एक बात डाल देता हूं बेटा, फिर इसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, आपके लिए कुछ विशेष कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा सा चीजें स्टार्ट हो जाएं। कहने का मतलब क्या है, जो अल्फाबेट होगा, इस तरह के जो नंबर आएंगे, जैसे ए बी सी डी ई, ऐसे जो नंबर आए एक्स वाई जेड को छोड़कर, ये बेटा सारे नंबर जो होंगे वो स्वेच्छाचर होंगे। स्वेच्छाचर होंगे। और इस तरह के जो नंबर आए, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच, अर्थात जितना रियल नंबर होता है बेटा ये अचर होता है, ये अचर। ठीक है, ये स्वेच्छाचर अचर, अवकलन में व्यवहार एक ही तरह होगा। छोटा सा दिमाग में बात डाल लीजिए। अभी आपको जब हम लोग समाकलन पढ़ेंगे या अवकल समीकरण पढ़ेंगे, वहां पे इसका विशेष कुछ रोल हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल लिखता हूं, y बराबर ax² प्लस bx प्लस 5 लिख दो। अब इसमें समझिएगा, इस एग्जाम्पल पे ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। इस एग्जाम्पल पे बेटा यहां इसके बाद में ऊपर लिख रहा हूं, जो x है बेटा वो स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है, और जो बेटा y है वो परतंत्र चर है, वो परतंत्र चर है मेरे भैया, ये बेटा परतंत्र चर हो गया। अब बेटा ए बी क्या है, ए बी स्वेच्छाचर है, स्वेच्छाचर है। तो 5 क्या है, 5 बेटा अचर है, क्योंकि 5 तो बेटा बदलेगा नहीं, ए बी का भी डेटा नहीं बदलेगा, लेकिन ए बी के डेटा रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ए और बी की जगह रियल नंबर में बेटा कुछ भी हो सकता है।
इसलिए बहरहाल कांस्टेंट के साथ साथ ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वेच्छानुसार ये डेटा आ सकता है माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीन से मैं हट गया हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए। चलो एक बात बेटा और यहां पे लिखना है, यहां पे और लिखना है, एक बार नोट करके। बोले फलन का डोमेन हमेशा स्वतंत्र चर होता है, जो फंक्शन का बेटा डोमेन होता है वो स्वतंत्र चर होता है, जबकि रेंज परतंत्र चर होता है। ये भी बात थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा कि किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो स्वतंत्र चर होता है और जो रेंज होती है बेटा वो परतंत्र चर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अवकलन की विषय में थोड़ा समझाते हैं। बेसिक है, अवकलन पढ़ते समय हमें क्वांटिटी के विषय में थोड़ा बहुत जानकारियां होनी चाहिए, और इतनी जानकारी बेटा कक्षा 11 से भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए जैसे मैं लिखता हूं अवकलन की परिभाषा, अब ये समझिएगा बेटा अवकलन की परिभाषा के लिए क्या हमें करना चाहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश बेटा कर रहा हूं। अब जैसे मैं लिखता हूं कलर चेंज कर लो भैया मेरा थोड़ा सा, अवकलन की परिभाषा, अब इसकी क्या मीनिंग है बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अवकलन की परिभाषा में मेरा भैया क्या होगा मैं आपको समझाता हूं, ये क्या चलेगा। अवकलन होता क्या है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आम जीवन में भी बहुत उपयोगी बात मैं बोल रहा हूं। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट किसी निश्चित दर से उसके बढ़ने या घटने की दर को हम अवकलन कहते हैं। तो स्वतंत्र चर परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, जैसे जैसे मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इस तरह की सपोज दैट कोई सीढ़ी रखी है, तो ये जो दूरी है वो x है और ये बेटा जो दूरी है ये y है, अर्थात हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपने पास x है और वर्टिकल डिस्टेंस बेटा y है। यदि मैं सीढ़ी को, दिमाग लगाइएगा, यदि मैं सीढ़ी को इधर की तरफ खिसकाऊं तो मेरा x बढ़ेगा तो y घटेगा, सीढ़ी ऐसे उतरने लगेगी। यदि सीढ़ी को मैं जमीन की सतह से बाहर की तरफ खींचूं तो ये दीवार की सतह से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देगी। इतना बेटा हर एक बच्चे को पता है कि मैं किस स्तर की ये बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। इसका मतलब कहानी क्या है कि y घट रहा है x के रिस्पेक्ट। कुल मिला के जिस दिन ये dy बाई डी एक्स, यदि इस केस में मैं बेटा dy बाई डी एक्स निकालूं तो y घट रहा है x के रिस्पेक्ट, तो मेरा उत्तर निगेटिव आएगा। जब y घटेगा x के रिस्पेक्ट तो मेरा जो dy बाई डी एक्स का बेटा आंसर होगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि y घट रहा है, क्योंकि y नीचे आ रहा है। अभी सीढ़ी को इधर की तरफ डालने लगूं, ऐसे बेटा डालने लगूं, इधर की तरफ डालने लगूं, क्या सुन रहे हो, तो ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने का मतलब x को घटाने से y बढ़ रहा है, तो जिस दिन मैं dy बाई डी एक्स का डेटा निकालूंगा तो मेरा उत्तर बेटा पॉजिटिव आएगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि परतंत्र चर y का, ध्यान से सुनना बेटा, परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष किसी निश्चित दर से बढ़ने या घटने की दर को अवकलन कहते हैं, जिसे dy बाई डी एक्स से व्यक्त करते हैं। इस टूल्स को क्या पढ़ते हैं, dy बटे डी एक्स, समझ में आ गया।
ठीक है। तो डी आप dx इंटू वाई का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाता हूं, परेशान मत होइए। तो कुल मिला के आप अवकलन की परिभाषा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्या लिखना क्या है। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं बेटा, जगह खाली हो जाए, सब समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें एक बार में समझ में आएंगी। लिखना परतंत्र चर y का, लिखो लिखो, परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित दर से बढ़ने या घटने की दर को, बढ़ने या घटने की दर को अवकलन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष किसी निश्चित दर से, दर है लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा है, किसी निश्चित दर से बढ़ने या घटने की दर को अवकलन कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी निश्चित दर से बढ़ने या घटने की दर को अवकलन कहते हैं। ठीक है, जिससे देखो इसका टूल्स क्या होगा, डी ऑफ dx इंटू वाई से व्यक्त करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। हाईलाइट पेन से लिखे, ये टूल्स क्या बताता है जरा दिमाग लगाएगा। मैंने क्या लिखा, जिसे डी ऑफ dx इंटू वाई से व्यक्त करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसका मतलब है क्या मेरे भैया, है क्या, मैं आपको समझाता हूं ये क्या है, समझिएगा। यदि ये कहीं ऐसा लिखा हो डी ऑफ dx इंटू वाई, तो ये क्या बताता है कि मुझे y का डेरिवेटिव करना है। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ये बताता है कि मुझे y का डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा dy अपॉन dx, ऐसे लिखते हैं। आगे समझ, जैसे अगली बात मैं बताऊं, जब मैं अगली बात बताऊं कहीं ऐसा लिख गया डी ऑफ dy इंटू x, तो समझ जाएं अब उल्टा हो गई कहानी। जिसका अवकलन करते हैं वो परतंत्र चर होता है और जिसका सापेक्ष करते हैं वो स्वतंत्र चर हो गया। तो अब x डिपेंड हो गया y के ऊपर, अर्थात x y के सापेक्ष किसी निश्चित दर से बढ़ने या घटने की दर को dx अपॉन dy बोलेंगे। अर्थात जिसका अवकलन करते हैं वो ब्रैकेट में डालते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये बताता है, डी बताता है कि डिफरेंशिएट करना है इसका, और नीचे वाई बताता है मेरा भैया कि वाई के रिस्पेक्ट करना है। ये बताता है एक्स का करना है, तो इससे दुनिया वाले क्या पढ़ते हैं, dx अपॉन dy, कुछ ऐसा पढ़ते हैं मेरे भैया। समझ में आ गया? फिर ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं तीसरी बात लिखूं, दिमाग लगाना, डी ऑफ dt इंटू एक्स लिख दूं थोड़ी देर के लिए। ये क्या बताता है, जैसे मैं x को दूरी से रिप्रेजेंट करूं, तो ये दूरी समय के रिस्पेक्ट, फिर समझिए, ये दूरी समय के सापेक्ष किस दर से घट रही होगी अथवा बढ़ रही होगी, इसी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं dx बाई dt। अर्थात x का अवकलन हुआ है बेटा, एक परतंत्र चर होगा और जिसके सापेक्ष किए हैं बेटा t के सापेक्ष, वो स्वतंत्र चर होगा। उम्मीद है मेरे भैया ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आ रही मेरे भैया समझ पे। चलिए अब मैं आगे की कहानी आपको समझाता हूं, थोड़ा सा और क्लियरिटी लाते हैं कि सर हमें थोड़ा सा और क्लियर करिए कि ये क्या चल रहा है। हाँ बेटा मैं क्लियर कर रहा हूं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ जाए। देखिए जैसे मैं आपके नाखूनों का उदाहरण लेता हूं, नाखून एक दिन में कुछ ना कुछ तो बढ़ रहे होंगे। यदि नाखून मेरा समय के सापेक्ष एक दिन में कुछ ना कुछ बढ़ रहे होंगे, तो भैया एक घंटे में कुछ ना कुछ बढ़ रहे होंगे, एक मिनट में भी कुछ ना कुछ बढ़ रहे होंगे, तो एक सेकंड में भी कुछ ना कुछ बढ़ रहे होंगे, और उस एक सेकंड का जो 10वां भाग होगा, जो 1000वां भाग होगा, उस समय भी कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा।
तो उसी नाखून को समय के रिस्पेक्ट किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, देखिए घटने का तो सवाल नहीं उठा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो बढ़ने की दर है ना, उसी को हम अवकलन बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे जैसे मैं समझाता हूं, जैसे किसी ने कहा कि ये डी बी लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, बी, और नीचे मैं डी टी लिख लेता हूं। इसका मतलब क्या है? ये बी है बाइक की लंबाई, तो बाइक की लंबाई समय के सापेक्ष कभी नहीं घटती बढ़ती है। यदि बाइक की लंबाई है तो समय के सापेक्ष कैसे बढ़ेगी? डेट बदल जाएगा, लेकिन जो बाइक की लेंथ होगी, जो मोटरसाइकिल की लेंथ है, लंबाई है, वो कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसका मान 0 हो गया। ये क्या बताता है? कि बाइक की जो लेंथ है वो समय के रिस्पेक्ट नहीं चेंज होती है, चेंज ही नहीं होती है, इसीलिए इसका उत्तर मेरे भैया 0 आता है। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि किसी भी अचर राशि का किसी भी चर राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक सदैव 0 बढ़ते हैं, यही इसका रीजन है। अच्छा, एक समय बड़ा प्रचलित गाना था कि सैयारा तू बदला नहीं है, मौसम जरा बदला हुआ है। तो सैयारा नहीं बदल रहा है मौसम के रिस्पेक्ट, इसीलिए दुनिया वाले इसका अवकलन 0 पढ़ते हैं, क्योंकि सैयारा तो बदला ही नहीं है मौसम के रिस्पेक्ट, ये कांस्टेंट है, मौसम बदल रहा है, इसलिए इसका उत्तर 0 होगा। थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? समझाता हूं और देखो बेटा, ये हटा दे, ठीक है? नोट में एक बात लिखना है मेरे भैया, जिस चर का अवकलन करते हैं, चर का अवकलन करते हैं उसको परतंत्र चर कहते हैं। जिसके सापेक्ष करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। चलो बेटा, उम्मीद है कि छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बढ़ाते हैं कुछ आगे का कॉन्सेप्ट इस पे। कॉपी करिए स्पीड से। चलो हो गया, समझाते हैं। तो कोई पूछे अवकलन क्या होता है, तो आप बताएंगे परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष किसी निश्चित दर से बढ़ने या घटने की दर को अवकलन कहते हैं, जिसे d आप dx इंटू वाई से व्यक्त करते हैं। इसकी कहानी ऐसे ऐसे है। एक चीज ये समझ लीजिएगा, dy बाई dx का मान यदि पॉजिटिव आए तो y का मान x के सापेक्ष बढ़ेगा, तो y का मान x के सापेक्ष बढ़ता है। ये बात अभी अगले चैप्टर में सीखेंगे, जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे, वर्तमान और ह्रासमान फलन। थोड़ा थोड़ा सा बेसिक तो सीख ही सकते हैं बेटा, कि जब इसका मान ये कुछ ऐसा है तो ऐसा होगा। ये dy बाई dx से लिखा हुआ है। दूसरे नंबर की बात क्या लिखना है, dy बाई dx यदि निगेटिव आने लगे, लिखिए, तो y का मान x के सापेक्ष घटता है। लिख डालिए, तो y का मान x के सापेक्ष घटता है, तो y का मान x के सापेक्ष घटता है। ठीक, ये थोड़ा सा बेसिक आया। बढ़ाते हैं आज की अगली क्लास। अब अवकलन के कुछ सूत्र लिखेंगे भाई। कि फार्मूले की कुछ बात करते हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं उन पे बात करते हैं भाई, ठीक है ना? जो बेसिक फार्मूले हैं उन पे थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा? अवकलन की परिभाषा थी
यहां बेटा थोड़ा सुधार दूं मैं। तो मुझे संभाल के रखा करिए, कभी कभी मैं हिंदी इंग्लिश गलत लिख जाता हूं। औकलन की परिभाषा, चलो औकलन के जो सूत्र होते हैं मेरे भैया, वो क्या क्या महत्वपूर्ण सूत्र हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भैया। पहले नंबर का कहानी समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, जैसा कि आपको पता है इसका उत्तर डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब वाई का एक्स के सापेक्ष औकलन हो रहा है। ध्यान से सुनना, दिमाग लगाइएगा। जैसे मैं दूसरे नंबर की बात बोलूं मेरे भैया, डी ऑफ डी वाई इंटू एक्स, तो ये बात बताती है कि एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट। ठीक है मेरे भैया, ये बताता है कि x का डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट। आराम से समझिएगा। जैसे तीसरे नंबर की मैं बात बोलूं, d ऑफ डी टी इंटू एक्स, ये बताता है कि मेरा x t के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र होता है, सही बोल रहा हूं। एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं कह सकता हूं ये परतंत्र चर है, ये स्वतंत्र है। तो इसको दुनिया वाले पढ़ना स्टार्ट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, अर्थात दूरी t के रिस्पेक्ट बढ़ रही है घट रही है, वो तो अवकलन करने से आएगा। यदि अवकलन पॉजिटिव आए तो x का डेटा t के रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, यदि अवकलन का उत्तर नेगेटिव आए बेटा तो x का डेटा t के रिस्पेक्ट घट रहा है। उम्मीद है भैया मेरा कि ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। फिर अगली बात सुनेंगे। अगली बात क्या है मेरे भैया, डी ऑफ डी एक्स इंटू सपोज दैट, यहां एक्स की पावर एन लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव सर कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। एन बिलोंग रियल को करता है। जब भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो इसका डेरिवेटिव डिग्री पहले आ जाती है और डिग्री में एक कम हो जाता है, मतलब घात पहले खींच लेंगे, घात में एक कम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर में मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुझे डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 10 का अवकलन करना है, कुछ नहीं करना बेटा, घात पहले खींच लेना है और घात में एक घटा देना है, अर्थात इसका उत्तर 10 एक्स घात 9 आने लगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 5/2, तो इसका कैसे करेंगे, घात पहले ले आएंगे और घात में मेरा भैया एक घटा देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जहां पे यहां पे बेटा n किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। n की जगह कोई भी नंबर पढ़ सकता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कोई भी नंबर पढ़ सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की कहानी समझेंगे। डी ऑफ डी एक्स, सपोज दैट ये सी भरा हुआ सी, और सी मेरे बेटा अचर है, अचर। तो अब ये समझिएगा, ये सी अचर है। अभी मैंने सैयारा वाला गाना सुनाया था ना आपको, तो सी कांस्टेंट है एक्स के सापेक्ष, तो सी कांस्टेंट है एक्स के सापेक्ष, तो सी कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है ये पत्थर है, पत्थर का मतलब नहीं बदलेगा, तो मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ना बढ़ेगा बेटा ना घटेगा, चेंज ही नहीं होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको कुछ ठीक लगी होगी। समझ में आ रहा भैया? हाँ, अगले नंबर पे लिखेंगे क्या सर, डी बाई डी एक्स, ये ए लिखा है और ए कांस्टेंट है, तो इसका आंसर 0 होगा, इसका डेरिवेटिव। हाँ भैया मेरा इसका आंसर 0 होगा। तो क्या सर ऐसा भी आ सकता है, डी ऑफ डी एक्स ये 5 आ जाए तो भी डेरिवेटिव 0 होगा? हाँ, तो भी डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन यदि कोई कहने लगे कि डी ऑफ डी एक्स इंटू ए, और ए बेटा चर है, चर है, तो इसका बेटा अवकलन डी ए बाई डी एक्स होगा। हाँ मेरे भैया यही होगा। ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि ए अचर है तो डेरिवेटिव 0 होगा, यदि ए वेरिएबल है तो अब ये डी ए बाई डी एक्स होने लगेगा। अब यदि ए वेरिएबल है तो ए का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा मेरे बच्चा। इसका मतलब ए परतंत्र स्वतंत्र एक्स के सापेक्ष जो इसका बेटा डेरिवेटिव होगा वो कुछ डी ए बाई डी एक्स होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आया समझ में? चलिए अब जो अगली कहानी चलेगी, ध्यान से सुनना। डी ऑफ डी एक्स इंटू एक्स, किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, y बराबर एक्स या एफ एक्स बराबर एक्स का यदि ग्राफ बनाओ तो जितना डोमेन डालते हैं
उतना ही रेंज आती है। तो किसी भी चर का उसी के सापेक्ष डेरिवेटिव हमेशा एक होता है, याद करिएगा। ये सब फार्मूले आपको अगले लेक्चर में मुझे कंप्लीट मिलने चाहिए भैया मेरे, ठीक है। जैसे कि मैं अगला देख लूं, डी बाई डी टी लिखा है और टी, यदि टी वेरिएबल है, ध्यान से सुना, यदि टी वेरिएबल है तो इसका उत्तर एक आएगा। अर्थात एक कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, किसी भी वेरिएबल का उसी के सापेक्ष, ध्यान से सुनना, किसी भी वेरिएबल का उसी के सापेक्ष हमेशा डेरिवेटिव वन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि अगले पे देखेंगे, डी बाई डी थीटा इंटू थीटा लिखा है, हाँ मेरे भैया फिर इसका डेरिवेटिव एक हो जाएगा। कुछ ऐसा चलता है, उम्मीद है समझ में आ गया। और सर जाते जाते एक चीज ये बता के जाइए कि कहीं ऐसा लिखा हो डी ऑफ डी एक्स वन बाई एक्स लिखा हो तो क्या करेंगे। कुछ बात नहीं भैया, इसको देखें, इसको एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगी। अब मुझे फील आ गई, फिर से एक्स की पावर एन की फील आ गई, तो इसका जो बेटा डेरिवेटिव होता है वन अपान एक्स का, वो डिग्री पहले आ जाती है और डिग्री में एक कम हो जाता है, इसीलिए इसको दुनिया वाले कुछ ऐसा पढ़ते हैं। अर्थात आज से याद रखेंगे, वन अपान एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर होता है। मेरे बच्चा, मुझे आपको बहुत दूर तक ले जाना है, सहयोग की भावना रखें। इस सेशन को जरूर उस स्टूडेंट तक शेयर करें जो आपके पास पड़ोस पे स्कूलों पे बच्चा जो 12 में पढ़ रहा हो। इस सेशन को जरूर बेटा शेयर करना है, ताकि मैं अगला लेक्चर आपको दुगने एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाऊं, मुझे भी अच्छा लगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे बेटा। तो ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें आप सीख गए हैं। अब मैं त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक भरूंगा। थोड़ा सा हेडिंग टाइप लगाइएगा, त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं। त्रिकोणमिति में जैसे डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का अवकलन बेटा कॉस एक्स होता है। अच्छा, ये कक्षा 11 में आप प्रथम सिद्धांत अवकलन से इनका डेरिवेटिव भी किए होंगे। जिन लोगों से प्रथम सिद्धांत का अवकलन ना बनता हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो की लिंक डालूंगा, वहां से आप प्रथम सिद्धांत के अवकलन भी सीख सकते हैं, जो कि कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि दूसरा वाला, थोड़ा ध्यान से प्यार से सुनिएगा, जिस दिन मुझे cos x का अवकलन करना होगा, उस दिन ये बेटा माइनस का साइन x होगा। फिर बेटा तीसरे नंबर की कहानी जरा सुनिएगा, डी ऑफ डी एक्स, जिस दिन मुझे tan x का डेरिवेटिव अवकलन करना हो, तो इसका उत्तर बेटा sec स्क्वायर x होता है। फिर बेटा देखिएगा, यदि मुझे cot x का करना होगा, यदि मुझे cot x का करना होगा, तो ध्यान सुनिएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर यदि मुझे सेक एक्स का करना हो, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव मेरे भैया सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए भैया, मेरा जबान पे रखा होना चाहिए फार्मूला। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें गलती नहीं करेंगे, इनको बहुत जल्दी से आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है भैया। इसको आप बहुत जल्दी से आप कंप्लीट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे भैया मेरे। देख, अगली कहानी एक और बचता है कॉसेक एक्स का, डी ऑफ डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको कॉपी करेंगे भैया, अब ये 6 त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक है, इनको याद करिएगा। अब थोड़ा सा चर घातांकी फलन देख लेते हैं। घातांकी फलनों का अवकलन।
अब बेटा चरघातांकी फलनों का अवकलन देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चरघातांकी फलनों के अवकलन में मेरे भैया पहला वाला जो होगा, सुनना, जो पहला वाला होगा वो डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स का होगा, और ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो ई की पावर एक्स ही होता है, ध्यान रखना, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। दूसरे नंबर में दो प्रचलित फार्मूले हैं, इनको याद रखना है। ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का मेरे बेटा जो फार्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई इंटू ए, ऐसे याद रखना, लॉग बेस ई इंटू ए। ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया, नहीं गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसके बाद की जो कहानी है तीसरे नंबर की, जैसे डी ऑफ डी एक्स, मैं इसको 5 की पावर एक्स लिख दूं तो आप कैसे सोचेंगे, इसको ज्यों को त्यों कॉपी करेंगे 5 की पावर एक्स और लॉग बेस ई, ए की जगह 5 चिपकाएंगे मेरे भैया, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये कुछ ऐसे लिखेंगे। तो ये चरघातांकी फलनों के अवकल गुणांक हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ इसके बाद मेरे भैया कुछ मैं लॉग वाले बता रहा हूं। चरघातांकी फलन में ये याद रखेंगे, कुछ ऐसा चलेगा। अब मैं लघुगणकीय फलन के अवकल गुणांक देख रहा हूं, लघुगणकीय फलनों के अवकलन। अब जब मेरे बेटा लघुगणकीय फलनों के अवकलन देखेंगे तो जो पहला ही बदनाम फार्मूला है वो डी ऑफ डी एक्स लॉग बेस ई इंटू एक्स का है, ये ध्यान से देखें, लॉग बेस ई इंटू एक्स का है। मैं थोड़ा सा और सुंदर लिख देता हूं, लॉग बेस ई इंटू एक्स का, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। अच्छा, इसको लाग, जब जब लाग का बेस ई लगा हो तो हम इसको ln भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ln, ऐसे पढ़ते हैं ln x। जब भी ln x का डेरिवेटिव करना हो तो समझ जाना 1/x है, ठीक है मेरे बच्चों, ये 1/x है, याद रखने हैं सारे फार्मूलों को। अब जो तीसरे नंबर की मेरे बेटा कहानी है वो कहानी है डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए इंटू एक्स की, अर्थात दो तरह का बेस लगा होगा लॉग में मेरे बच्चा, दो तरह का बेस लगा होगा, या फिर ई लगा होगा या फिर ए लगा होगा। अब बेस क्या होता है आपको पता है कि ए का मान, ये सब कक्षा 11 की क्लास में जाएगा, ए का मान कभी एक नहीं होता, बेस दो तरह से खेल करता है, या 0 से 1 के बीच होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और यदि ई होगा, ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, मैं सब बताऊंगा, परेशान मत होइए। इसका फार्मूला होता है 1/x, इसको उल्टा कर देना है, देखो ये क्या लिखा है, लॉग बेस ई इंटू ए, तो इसको पढ़ना है बेटा लॉग बेस ए इंटू ई, क्या पढ़ना है, लॉग बेस ए इंटू ई, कुछ ऐसा पढ़ना है, लॉग बेस ए इंटू ई। उम्मीद है समझ में आ गया। तो ये दोनों फार्मूले, ये फार्मूला देखिएगा ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई इंटू ए, और ये उल्टा हो जाएगा, ये ई इंटू ये ए इंटू ई हो जाएगा। यदि आप कुछ किताबों में बेटा ऐसा भी लिखा है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है, ये नीचे है, जिस दिन ये नीचे होता है तो ये ई इंटू ए होगा, जब नीचे हो जाएगा ना ये अंश के बजाय हर में हो जाएगा, तो ये डोमेन और बेस चेंज हो जाता है आपस में। तो आप ऐसे ही याद करिए, ठीक है, ऐसे ही याद करिए, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत तगड़ी बातें कर रहे हैं तो आप घबरा रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें। अब हमारे लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक आते हैं, तो उनको भी सब लोग मिलकर कॉपी करते हैं। तो सब लोग अगली हेडिंग लगाइएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक, हेडिंग लगाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, फलनों के अवकलन। देखिए अब इसमें मेरे भैया कौन कौन फार्मूले हैं, बस प्यार से सुनना,
डी ऑफ डी एक्स, पहला जो फंक्शन है मेरे भैया वो साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक है बेटा। अब साइन इनवर्स एक्स का बेटा जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसा होता है। ध्यान रखना, ये डोमेन अभी चेंज होगा तो हम इसका चैन रूल बताएंगे, प्रतिस्थापन अवकलन उसकी बाद में कहानी होगी। आज के लेक्चर में मेरे बेटा बेसिक बेसिक चीजें हम सीख रहे हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म सीख रहे हैं, मानक जो सूत्र होते हैं उनके विषय में मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि दूसरा फार्मूला जब इसका देखेंगे हम लोग, डी ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिखा है। ध्यान से सुनना, देखिए बेटा इस फंक्शन में जो आईटीएफ का फंक्शन है उसमें डोमेन एक्स यूज हो रहा है, इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करा रहा है। अब इसका जो डेरिवेटिव होता है ऐसा याद करिए, जो साइन इनवर्स का होता है वही कास का होता है, बस इसमें छोटा सा चिन्ह पीछे माइनस लगा देते हैं, बस इतनी छोटी सी बात, खत्म। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में एक चीज का फर्क है, माइनस का। इसी तरह मेरे बेटा काट और टेन में भी माइनस का फर्क होता है, सेक और कासेक में भी माइनस का फर्क होता है। जैसे कि तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो डी ऑफ डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, चौथे नंबर में देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे याद करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। बस मेरे भैया इसी में माइनस लगा देना, इसी में मेरे भैया माइनस लगा देना। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी देखेंगे, ये डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स एक्स देखिएगा, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो मेरे भैया कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसी में बेटा माइनस लग जाएगा, लगाइए इसी में माइनस लगाइए। हाँ, कॉपी करिए सब लोग इतना। कॉपी करिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मानक डिफरेंशिएशन होते हैं फंक्शनों के, उनके विषय में आज हम थोड़ा बहुत क्लास लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग चैन रूल बताएंगे, दो फलनों का, दो चर फलन यदि मल्टीप्लिकेशन में है, दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, दो चर फलन गुणनफल में है, भागफल में है, तो उनको कैसे डील करेंगे। और चैन रूल मेन चीज जो कक्षा 12 की क्लास लगती है, ये तो बेटा आज की क्लास सारी क्लास कक्षा 11 के थे, इतना बेस तो हम लोग कक्षा 11 में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। अब जो कल का लेक्चर होगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। यदि लेक्चर आपको सही लगा हो तो इस लेक्चर को जरूर उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें जो आपके आस पड़ोस और स्कूलों में आपके साथ जो पढ़ते हो। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। अभी तक जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं बेटा कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।